हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है इश्क की दस्तक। सब मेहमानों को विदा करने के बाद वंश के शरीर का पोर पोर दुख रहा था। शादी में खूब रौनक थी, पर अब सब मेहमानों के जाने के बाद पूरा घर भाई भाई कर रहा था। सोचा क्यों ना एक कप चाय पीकर थोड़ी थकान कम कर ली जाए। और फिर वंश ने अपनी मम्मी शालिनी को आवाज़ दी, मम्मी एक कप चाय बना दीजिए। फिर वंश मन ही मन सोचने लगा कि आरवी से भी पूछ लेता हूँ, बेचारी नए घर में पता नहीं कैसा महसूस कर रही होगी। वंश ने धीमे से दरवाज़ा खटखटाया तो आरवी की महीन सी आवाज़ सुनाई दी। कौन है? वंश बोला। आरवी, मैं हूँ। अंदर जाकर देखा, आरवी एक हल्के बादामी रंग का सूट पहने खड़ी थी। न होठों पर लिपस्टिक, न आंखों में काजल, न ही कोई और साज श्रृंगार। ऐसा नहीं था कि वंश कोई पुरानी सोच रखता था, पर आरवी के चेहरे पर वह लुनाई नहीं थी जो नई दुल्हन के चेहरे पर रहती है। वंश ने चिंतित स्वर में कहा, ठीक तो हो आरवी, चाय पियोगी? नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगी। और यह कहते हुए आरवी का स्वर इतना सपाट था कि वंश उल्टे पैर लौट गया। मन ही मन वंश सोच रहा था कि न जाने कैसी लड़की है। उसने तो सुना था कि पत्नी के आने से पूरे जीवन में खुशी की रुंझन हो जाती है, पर आरवी तो न जाने क्यों इतनी सिमटी सिमटी रहती है। रात को वंश कितने अरमान के साथ आरवी के पास गया था, कितनी सारी बातें करनी थी, पर उसने देखा आरवी गहरी नींद में सोई हुई है। वंश को थोड़ी निराशा हुई, पर फिर लगा हो सकता है बेचारी थक गई होगी। वैसे भी पूरी उम्र पड़ी है बात करने के लिए। अगले दिन वंश अपने दोस्त नीरज से यह बात बोल ही रहा था तो नीरज हंसते हुए बोला, हर कोई तुम्हारी तरह बातों में शताब्दी एक्सप्रेस तो नहीं हो सकता है, कुछ समय तो एडजस्ट हो जाएगी। वैसे भी लड़कियां अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर आती हैं तो उन्हें एडजस्ट होने में कुछ समय लगता ही है। आज रात वंश और आरवी अपने हनीमून के लिए मॉरिशस जा रहे थे। वंश ने खुश होते हुए कहा, आरवी, पैकिंग करने में मदद कर दूं क्या? आरवी ठंडे स्वर में बोली, थैंक यू वंश, मैंने कर ली है। वंश को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि आरवी का बस एक छोटा सा बैग था जिसमें 4 या 5 टी शर्ट और 3 जीन्स थी। आरवी से बड़ा तो वंश का ही बैग था। वंश के जीवन में आरवी पहली लड़की नहीं थी, उसकी पहले भी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। लड़कियों को तो कपड़े, गहनों और मेकअप का कितना शौक होता है। पूरे रास्ते विमान यात्रा में भी आरवी के मुंह पर चुप्पी का ताला लगा हुआ था। वंश तो आरवी की सादगी पर पहले ही दिन से ही मोहित था। उसके होठों पर छोटा सा काला तिल, थोड़ी सी उठी हुई छोटी सी नाक, हंसते हुए गालों पर पड़ते गड्ढे, उठे हुए चीक बोन्स और लहराते काले घुराले बाल। आरवी का रूखापन उसे समझ नहीं आ रहा था। मॉरिशस में होटल के कमरे में पहुंचकर आरवी ऐसे सहम गई जैसे वंश उसका पति नहीं कोई अजनबी हो। वंश ने सोचा शायद आरवी हनीमून में थोड़ी खुल जाए। रात को आरवी बाथरूम से नहाकर निकली तो बच्चों जैसा नाइट सूट पहनी थी। वंश का सर्वांग जल गया। वंश झुंझलाकर बोला, आरवी, तुम्हें शादी का मतलब पता है या नहीं? आरवी कुछ न बोली, पर उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। वंश घबरा गया और बोला, आरवी, मेरा वह मतलब नहीं था। सॉरी, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था, पर तुम मुझसे इतनी दूर क्यों रहती हो? आरवी धीमे से बोली, वंश, मुझे कुछ टाइम दे दो। आरवी, मैं तैयार हूँ, पर थोड़ा मुस्कुरा तो दो। हनीमून में भी दोस्ती करने की सारी कोशिश वंश ही करता रहा। आरवी वहां होकर भी नहीं थी। वंश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किससे बात करे। दोस्तों से बात करेगा तो वे उसका मजाक उड़ाएंगे कि वह अपनी बीवी को काबू में नहीं रख पाया है।
आरवी का बर्फ जैसा ठंडा व्यवहार वंश को अंदर तक जला देता था। वंश जैसे ही रात में आरवी के करीब जाने की कोशिश करता, आरवी की गिग्गी बन जाती। वंश को ऐसा महसूस होता जैसे वह कोई बलात्कारी हो। वंश का मन सिहर उठता और वह आरवी को परे धकेल देता। कभी वंश को लगता कि आरवी के मम्मी पापा से बात करे या उसकी सहेलियों से कि क्या आरवी को कोई समस्या है। मॉरिशस से सीधे वंश और आरवी मुंबई चली गई, जहां वंश की नौकरी थी। अगले दिन वंश के ऑफिस जाने के बाद आरवी ने घर की काया पलट ही कर दी थी। वंश जब घर लौटा तो चकित रह गया। आरवी की चुप्पी तो नहीं टूटी थी, पर वह घर में वंश के साथ रच बस गई थी। एक दिन वंश आरवी से बोला, घर की याद आ रही है क्या? तुम शादी के बाद एक बार भी अपने घर नहीं गई हो। तुम्हारी पग फेरे की रस्म भी होटल में ही कर दी थी। आरवी ने कहा, नहीं वंश, मैं ठीक हूँ। वंश को याद आया कि आरवी को उसने कभी अपने घर बात करते नहीं देखा और न ही वह और लड़कियों की तरह सारा सारा दिन अपने मोबाइल में लगी रहती है। रात के 8 बज गए थे। वंश अभी तक दफ्तर से नहीं आया था और आरवी बेचैनी से वंश की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही वंश ने घंटी बजाई, आरवी दौड़ी आई और बोली, कहाँ चले गए थे? वंश मुस्कुराते हुए बोला, आरवी कपड़े बदल लो, चलो आज डिनर करने बाहर चलते हैं। आरवी एक सादा सा कॉटन का सूट पहनने के लिए निकाली थी कि तभी वंश बोला, रुको। फिर शिफॉन का महरून रंग का गाउन निकालकर आरवी को दे दिया और साथ में मोतियों का सेट। जब आरवी तैयार होकर आई तो वंश बोला, आरवी आज इतनी सुंदर लग रही हो कि आंखें नहीं ठहर रही हैं मेरी। आरवी शर्माते हुए बोली, वंश तुम कुछ भी बोलते रहते हो। वंश कार ड्राइव करते हुए सोच रहा था, शुक्र है कम से कम आरवी हंसी तो। डिनर करते हुए वंश ने आरवी से उसके शौक और दोस्तों के बारे में बातचीत करी, पर परिवार की बात करते ही आरवी चुप हो गई। वंश को इतना तो समझ आ गया था कि कोई बात तो है जो आरवी के परिवार से जुड़ी हुई है। 1 माह बीत गया था। आरवी बोलती तो अब भी कम ही थी, परंतु इस जीवन में रच बस गई थी। वंश की पसंद नापसंद को आरवी जान चुकी थी। खाने में क्या बनाना है जैसे छोटी सी बात को भी वह वंश से 10 बार पूछती थी। कोई भी फैसला आरवी अपने आप से लेने में सक्षम नहीं थी। वंश धीरे धीरे आरवी को घर के साथ साथ बाहर के काम की भी जिम्मेदारी देने लगा था। जो आरवी घर से बाहर पैर निकालने में पहले 10 बार झिझकती थी, अब वही मुंबई के हर कोने से परिचित थी। परंतु आरवी और वंश का रिश्ता अब भी उतना ही औपचारिक था। देखते ही देखते करवा चौथ का त्योहार आ गया था। वंश ने आरवी के लिए मम्मी के कहे अनुसार साड़ी, गहने और चूड़ियां ले आया था। करवा चौथ से एक दिन पहले वह शाम को ही आ गया था। उसने आरवी को कुछ नहीं करने दिया। उसके हाथों में मेहंदी लगवाई और रात का खाना बाहर से पैक करवाया। रात में वंश ने आरवी को अपने हाथों से खाना खिलाया तो आरवी बोली, वंश आई एम वेरी हैप्पी। वंश बोला, आरवी मैं कब हैप्पी बनूंगा? आरवी वंश की बात सुनकर एकदम से सकपका गई। करवा चौथ की रात को आरवी इतनी सुंदर लग रही थी कि वंश अपने आप को रोक नहीं पाया था। पर आरवी के बर्फ जैसे ठंडे शरीर को बाहों में लेते ही वह सिहर उठा। अब तो वंश को ये लगने लगा कि शायद वह ही नामर्द है, जिस कारण आरवी को वह उत्तेजित नहीं कर पाता है। वंश इतना परेशान हो चुका था कि उसने फैसला कर लिया कि वह 3-4 दिन के लिए गोवा चला जाएगा। जब उसने आरवी को बताया तो आरवी अपना सामान भी रखने लगी। तभी वंश बोला, आरवी मैं जा रहा हूँ, तुम नहीं। तुम तो मेरी छाया से भी दूर भागती हो, तो तुम यहाँ पर ही अपनी कंपनी एंजॉय करो। आरवी को वंश से यह उम्मीद नहीं थी, पर वह क्या बोलती। गोवा से जब चौथे दिन वंश लौटा तो आरवी
वंश से बोली, देखो, मैं बुरी ही सही, पर तुम आगे से मुझे छोड़कर मत जाना। पता है मैं तुम्हारे बिना कितना अधूरा महसूस कर रही थी। आरवी, तुम एक रोबोट हो, तुम्हारे अंदर कोई संवेदना नहीं है, पर मैं एक इंसान हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, पर मैं अपनी शारीरिक जरूरतों का क्या करूँ? क्या तुम किसी और से प्यार करती हो, या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? आरवी बोली, वंश, ऐसा नहीं है। मैं ही तुम्हारे लायक नहीं हूँ। यह शादी मेरी गलती की सजा है, वह गलती जिसे मैंने जानबूझकर नहीं की, बल्कि अनजाने में किया था। अचानक आरवी ने यह कहकर अपनी जीभ काट ली। वंश सकत्ते में आ गया। क्या यह शादी आरवी के लिए सजा है? वंश को एकाएक बहुत तेज गुस्सा आ गया। मन करा कि आरवी से पूछे कि जब शादी का मन नहीं था तो क्यों उसकी जिंदगी खराब कर दी। आरवी के मुंह से बात तो निकल गई थी, पर उसे समझ आ गया था कि वंश आहत हो गया है। शाम को जब आरवी वंश के लिए चाय लेकर आई तो चुपचाप उसके पास बैठ गई और बोली, वंश, मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। आरवी, मुझे पूरा सच जानना है। मुझे इस जबरदस्ती के रिश्ते से मुक्त कर दो। आरवी भर्राई आवाज में बोली, वंश, पूरा सच जानकर आप मुझसे नफरत करने लगेंगी। शायद घर से चले जाने को भी कह दें। वंश, मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ। यह घर मुझे अपना लगता है। आप मुझे अपने लगते हो। वंश प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोला, आरवी, मैं तुमसे एक पति की हैसियत से नहीं, बल्कि एक दोस्त के तौर पर बात करना चाह रहा हूँ। जब मैं कॉलेज में अंतिम वर्ष में थी, तब मेरी जिंदगी में रोशन आ गया था। मैं उससे बेहद प्यार करने लगी थी और वह भी मुझे बेहद चाहता था। वंश रोशन के साथ मैं थोड़ा आगे तक निकल गई थी, जिसे हमारे समाज में गलत मानते हैं। मैं उसके प्यार में बावरी हो गई थी। जब मेरा परिवार लड़का देखने लगा तो मैंने अपने परिवार को रोशन के बारे में बताया, पर मम्मी पापा ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वे लोग उस जाति से हैं जो काफ़ी रूढ़िवादी होते हैं और आर्थिक रूप से भी रोशन का परिवार अधिक संपन्न नहीं है। पर मेरे ऊपर तो इश्क का जुनून सवार था। मैंने रोशन को जब सारी बात बताई तो उसने कहा, कुछ सोचने का समय दो। एक दिन जब मुझे पता चला कि आप लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, तो मैं रात को घर से निकल गई और रोशन के फ्लैट में पहुंच गई। रोशन मुझे इस तरह देखकर हक्का बक्का रह गया। उसके दो और दोस्त जो वहीं उसके साथ रहते थे, मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। फिर रोशन मुझे एक कमरे में ले गया और बोला कि चलो आज फिर से सुहागरात मना लेते हैं। मैं घबरा गई और बोली कि रोशन, प्लीज़ अभी नहीं। तुम कुछ भी करो पर मुझे अपना बना लो। मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। इस पर रोशन हंसते हुए बोला कि जान, वही तो करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने जैसे ही रोशन को धक्का दिया तो वह तिलमिला उठा और बोला कि निकलो यहाँ से। मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है। जाकर पहले इसके लिए एजुकेशन लो, फिर शादी वादी के बारे में सोचना। निहायत ठंडी हो तुम। पहली बार भी तुम एक लाश की तरह पड़ी रहती थी। जब मैं रोशन के हाथों अपमानित होकर अपने घर पहुंची तो मम्मी ने मुझे आड़े हाथों लिया। भैया ने 3-4 थप्पड़ लगा दिए। पापा मुझसे नफरत भरी नज़रों से देख रहे थे। सब ने मुझे चरित्रहीन और गिरी हुई लड़की मान लिया। किसी ने मुझसे बात नहीं करी। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी। चाहती थी कोई तो मुझसे बात करे, मेरे साथ मेरे दर्द को बांटे। वंश, मेरी गलती बस इतनी थी कि मैंने रोशन पर भरोसा किया। पर कभी लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे कोई फैसला लेना ही नहीं आता है। फिर लगता है शायद रोशन ठीक ही कहता है, मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। आप लोग कब आए, कब मेरी शादी तय हुई, मुझे शायद कुछ भी याद नहीं। और फिर आरवी फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हिचकियाँ बंध गई, पर फिर भी वह आगे बोलती रही।
मैं आपके काबिल नहीं हूँ। मैं आज तक तुम्हारे साथ पति पत्नी का रिश्ता नहीं बना पाई हूँ। शायद मैं कभी किसी पुरुष को खुश ही नहीं कर पाऊंगी। वंश सारी बातें सुनने के बाद बोला, आरवी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम क्यों खुद को सजा दे रही हो? तुम्हें रोशन जैसे लड़के ने कुछ भी कहा और तुमने उसे सच मानकर स्वीकार कर लिया। नई जिंदगी को खुले दिल से स्वीकार करो। अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो मैं खुद तुम्हें इस रिश्ते से मुक्त कर दूंगा, अन्यथा खुद को इन पूर्व ग्रहों से मुक्त करो। आरवी झिझकते हुए बोली, वंश, क्या आप मुझे चरित्रहीन गिरी हुई लड़की नहीं मानते हो? आरवी उस हिसाब से मैं अधिक चरित्रहीन हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में भी तुमसे पहले 3 लड़कियां आई थी। आरवी फिर सहमते हुए बोली, अगर मैं आपको पूरी उम्र पत्नी का सुख नहीं दे पाई तो? आरवी, मेरे लिए तुम्हारा प्यार और सम्मान शारीरिक नज़दीकी से अधिक जरूरी है। फिर डॉक्टर्स किस मर्ज की दवा है? सबसे पहले अतीत के पन्ने को फाड़ दो। खुद को अतीत से मुक्त करके मुझे खुले दिल से अपना लो। और इसका एक ही तरीका है, रोशन और अपने परिवार के साथ साथ खुद को भी माफ़ कर दो। तुम्हारे परिवार ने जो भी किया वह सही है या गलत है मुझे नहीं पता, पर उन्हें माफ़ कर दो और आगे बढ़ो। जब तक तुम खुद को अतीत से मुक्त नहीं करोगी, इस रिश्ते को अपना नहीं पाओगी। उस रात घर का कोना कोना खुशी से भरा था। आरवी लाल और हरी साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। वंश आगे बढ़कर आरवी को गले लगाने वाला ही था कि कुछ सोचते हुए एकाएक रुक गया। आरवी ही चुपके से वंश के गले लग गई। तब वंश को ऐसा महसूस हुआ मानो आज वास्तव में आरवी अपने अतीत से मुक्त होकर उसकी बाहों में पिघल रही थी। मेरी ये कहानी आप सबको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।